नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, 5 विधानसभा के चुनाव अभी अभी एक महीने पहले खत्म हो गए, जिसमें बंगाल तो बीजेपी ने जीत लिया, असम तो बीजेपी के पास था, पुदुचेरी भी बीजेपी के पास था, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी की उतनी ताकत नहीं है। लेकिन बंगाल के चुनाव के नतीजे आने के बाद और ममता दीदी खुद की चुनाव क्षेत्र में हारने के बाद उनकी पार्टी में जो टूट हो रही है, उसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष, जिसमें आईएनडीए ये गठबंधन आता है, वो सारा हक्का बक्का हो गया। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि 15 साल जो बंगाल ममता दीदी के कब्जे में था, मुट्ठी में था, और इतना मुट्ठी में था कि ममता दीदी बीजेपी छोड़ो विपक्ष के दोस्तों को भी घास नहीं डालती थी। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि ममता दीदी के आसपास जो लोग घूमते थे, उनकी मेहरबानी के लिए घूमते थे, वही अब ममता दीदी को और उनके भतीजे को लताड़ रहे। तो क्या हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा। और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के समझ में नहीं आ रहा है ऐसी बात नहीं है, हमारे देश के पूरे पॉलिटिकल पंडित है, उनके भी समझ में नहीं आ रहा है। और इसका कारण साफ है कि देश में जो राजनीति चल रही है उसकी बिल्कुल जानकारी इन लोगों के पास नहीं है। पार्टियां कैसे बनती है, पार्टियां क्यों टूटती है, पार्टियां क्यों बिखर जाती है, या नेता क्यों बौखलाए जाते हैं, ये अगर आपको मालूम नहीं तो आप उसका एनालिसिस क्या करोगे? आप बेसिकली डॉक्टर ही नहीं हो, तो कोई बीमार जो है उसका डायग्नोसिस आप कैसे कर सकते हो? आज जो कोई बंगाल के बारे में बोल रहा है वो 4 मई के पहले नहीं बोल रहा था। तो उनको सोचना जरूरी था कि बंगाल की जनता इतना चुनाव टक्कर का हो रहा है, फिर भी बोलने को राजी क्यों नहीं है, कैमरे के सामने क्यों नहीं बोल रहे, लोग इतने डरे हुए क्यों है? ये अगर ढूंढने की और समझने की कोशिश हमारे पॉलिटिकल पंडितों ने की होती, तब उनको पता चलता कि आप आज की तारीख में ममता को उनके ही साथी क्यों लताड़ रहे हैं। जो नए 80 एमएलए चुनकर आए, उसमें से 60 से ज्यादा उनको गालियां दे रहे हैं। 28 एमपी है लोकसभा के, उसमें से 20 टूट रहे। तो क्यों टूट रहे ये समझ में नहीं आ रहा है। और इसका कारण साफ है कि इनको राजनीति की समझ ही नहीं है, जमीन पर क्या चीजें चल रही है, आम जनता का मानस क्या है, ये जिनको पता नहीं है वो वोटिंग का ओपिनियन पोल या डेटा कलेक्ट करके करेंगे क्या? और इसलिए जब एक महीने बाद 4 मई को मतगणना हो गई थी और 5 हफ्ते बाद ममता की डिमांड पर इंडी अलायंस यानी आईएनडीए नाम का जो गठबंधन है, उसमें शामिल जो मित्र दल है, उनका एक सम्मेलन दिल्ली में हो गया। और उसमें जो चर्चा हुई वो तो बाहर ज्यादा नहीं आई है, लेकिन उसके संदर्भ में जो चर्चा और डिबेट चल रहे हैं वो देखकर और सुनकर, यानी मीडिया में उसकी जो चर्चा है, खबर है, और पॉलिटिकल पार्टीज की रिएक्शन से, नेताओं की रिएक्शन से, वो देखकर मेरा दिमाग एकदम 1970 के दशक में गया। 1970-80 के दशक में हमारे देश में हर ड्रामा थिएटर में एक ड्रामा बहुत जोर शोर से चलता था, उसका नाम था अदरक के पंजे। हैदराबाद की उर्दू भाषा में ये कॉमेडी ड्रामा था। कॉमेडी ड्रामा इतना जोर से चलता था, बब्बन खान ये उसके राइटर थे और खुद डायरेक्टर भी थे और खुद उसके हीरो भी थे। बब्बन खान उनकी एक नायिका थी, शायद उनकी पत्नी थी, और 4-5-6
और कैरेक्टर छोड़कर 12 छोटे छोटे बच्चे स्टेज पर हुआ करते थे। ऐसा ये ड्रामा था और फुल कॉमेडी थी, फुल कॉमेडी थी। तो उसका एक जो सिचुएशन है, एक प्रसंग है, मुझे याद आता है। वो प्रसंग ऐसा है कि ये एक्चुअली ये कहानी जो थी बब्बन खान ने बनाई हुई, ये रेडियो पर श्रुतिका करके बहुत चली थी। ये हवाई महल जैसा कुछ प्रोग्राम में चली थी और बहुत पॉपुलर हो गई थी। और फैमिली प्लानिंग के आधार पर वो बनाई थी कि फैमिली, ज्यादा बच्चे अच्छे नहीं होते, उनका संभालना, उनका पालन पोषण महंगा पड़ता है, इस आधार पर ये कहानी थी। तो 12 बच्चे हैं और ये माँ बाप उसमें पीसे जा रहे हैं। तो सरकारी दफ्तर में काम करने वाला एक क्लर्क है और उसके 12 बच्चे हैं। वो गृहस्थी नहीं चला पा रहा है, महंगाई से उब चुका है, थक चुका है। किराना माल वाला जो दुकानदार है या धोबी है, हर एक की उसके पास थकबाकी रहती है, बकाया रहता है, और वो गाली देने उसके घर आते हैं। इस आधार पर ये स्टोरी है। तो एक उसमें एक ऐसी सिचुएशन है कि उसके घर दूध देने वाला, एक जो दूध देने वाला पहलवान है, वो दूध देने के 2 महीने के पैसे बकाया है, बच गए, अभी दिए नहीं, इसलिए आकर गाली गलौज कर रहा है। बब्बन खान के घर में कटिया पर बैठा हुआ बब्बन खान है और दूध वाला आकर उसको झगड़ा कर रहा है, बकाया दे दो, बकाया दे दो, चल रहा है, गाली गलौज तक आ जाता है। तो बब्बन खान के एक पड़ोसी होते हैं रेड्डी, और वो आकर उसको दूध वाले को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे भाई बकाया है, ठीक है, बैलेंस बचा है, ठीक है, दे देंगे, कोई भागने वाले तो है नहीं, उनका अपना घर है, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, ये क्या तुम्हारे पैसे डुबोकर भागने वाला इंसान नहीं है, अच्छा गृहस्थ है, जेंटलमैन है। तो दूध वाला बोलता है, भाई जेंटलमैन हो या ना हो, हमारा 2 महीने का बकाया है, तो हम कैसा धंधा चलाएंगे, हमारे तबले में भैंस है, गाय है, उनको भी घास खिलाना पड़ता है, और घास खिलाने के लिए पैसे देकर चारा लाना पड़ता है, तो हम पैसे कहाँ से लाए, कोई चारे वाला हमको उधारी देने वाला नहीं, हमने इनको दूध की उधारी दे दी, तो ये सर पर चढ़कर बैठ गए। ये जोर शोर से झगड़ा चलता है, और आखिर बात ये होती है कि जो बब्बन खान जिसके नाम पर बकाया है वो चुप बैठा है, और उसका पड़ोसी रेड्डी और दूध वाला, इनमें ही झगड़ा भड़क जाता है। तो रेड्डी इतना गुस्से में आ जाता है, इतना गुस्से में आ जाता है कि बोलता है दूध वाले को, अरे इतना कितना बचा है तेरा, कितना बकाया है, तू एक जेंटलमैन को गाली दे रहा है, ये सही नहीं है, क्या बकाया, कितना है। तो वो कुछ बोलता है 200 रुपए वगैरह वगैरह। तो रेड्डी साहब गुस्से में अपने जेब में हाथ डालते हैं और 200 रुपया निकालकर दूध वाले को देते हैं। दूध वाला रेड्डी को थैंक यू बोलता है, लेकिन बब्बन खान की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता और निकल जाता है। और जब निकलता है, पैसे मिले खुशी से, वो इनको थैंक यू बोलता है रेड्डी को। तो जाता है दूध वाला, तो उसको पुकारता है बब्बन खान और बोलता है, अरे पहलवान, कल फिर से दूध देना शुरू करोगे ना, आओगे ना दूध देने। तो दूध वाला गुस्से में मुड़ जाता है और बोलता है, तुम पर भरोसा कौन करेगा, तुम तो पैसे देने से रहे, ये भले इंसान निकले, उन्होंने तो मेरा बकाया दे दिया, तुम पर भरोसा कौन करेगा। तो बेशरम बब्बन खान, बेशरम बब्बन खान, यानी वो किरदार ही ऐसा है, वो थका हुआ है, वो बेशर्मी से उसको बोलता है, यार दूध वाले भाई पहलवान, हम पर भरोसा मत करो, लेकिन रेड्डी पर तो भरोसा करो। और पूरा हॉल हंसी से, गड़गड़ाहट से हंस जाता था, क्योंकि दूध तो तू लेगा, लेकिन भरोसा पड़ोसी पर होना चाहिए। ये जो अजीब जोक किया था उसने, मुझे आज के विपक्ष को देखकर और आईएनडीए के सम्मेलन को देखकर मुझे उस बब्बन खान के ड्रामा की याद आई, अदरक के पंजे।
ऐसा नाम था उसका। आप सर्च करोगे तो शायद गूगल पर भी उसकी स्टोरी वगैरह मिलेगी। और जहां जहां मुंबई में हो, दिल्ली में हो, और कहीं औरंगाबाद में हो, या नागपुर में हो, या अहमदाबाद में हो, उसके शो लगते थे। लगातार 7 दिन का वो बुकिंग करता था हॉल, और एक दिन में पूरे टिकट बेचे जाते थे, इतना पॉपुलर था। तो उसका ये सिचुएशन जो है, आज का विपक्ष बिल्कुल उस सिचुएशन में है। वो क्या बोलता है दूध वाले को, अरे यार हम पर भरोसा मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन बकाया रहेगा, हम दे नहीं पाएंगे तो रेड्डी साहब देंगे। यानी दूध हम पिएंगे, दूध का इस्तेमाल हमारे चाय में होगा, लेकिन गारंटी कौन है? रेड्डी साहब गारंटी। विपक्ष की राजनीति उस बब्बन खान के तरीके से हो गई है। पूरा विपक्ष आप सुनो, संजय राउत से लेकर, शिवसेना से लेकर, सुप्रिया सुळे से लेकर, या अखिलेश यादव हो, या राहुल गांधी हो, विपक्ष के प्रवक्ता तक की भाषा सुनो। जेनजी कुछ करेगी, क्या बोल रहे? जेनजी कुछ करेंगे, और जेनजी कुछ करेगी तो विपक्ष अगला चुनाव जीत जाएगा। मीडिया कुछ करेगा सत्ता के खिलाफ तो विपक्ष जीत जाएगा। और जीतने के लिए विपक्ष क्या करने वाला है? हम तो कुछ नहीं करेंगे। हमारे मराठी में एक कहावत है, असेल माझा हरी तो देईल खाटल्यावरी। यानी अगर भगवान मेरा है और मेरा भला चाहता है तो मैं बैठे रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा, और मुझे थाली में परोसकर भगवान सामने थाली आकर रखेगा और मैं खा जाऊंगा। मैं खाना कमाऊंगा नहीं, ना मेहनत करूंगा, बैठे जगह पर बैठा रहूंगा। तो आज का विपक्ष जो है वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो संगठन नहीं करना चाहता, वो सरकार की जो गलतियां है, खामियां है, उस पर आंदोलन नहीं करना चाहता। वो करता है, विपक्ष कहता है कि हम मीडिया में जोर शोर से बातें करेंगे, मीडिया डिबेट में जीत जाएंगे, मीडिया डिबेट में सत्ता को हराएंगे और चुनाव में हार जाएंगे। तो अगर हमको जीतना है तो भरोसा रेड्डी साहब पर करो। यानी दूध हम लेंगे, पैसा रेड्डी साहब देंगे। चुनाव हमको जीतना है, सत्ता हमको चाहिए, और मेहनत कौन करेगा, भुगतान कौन करेगा? रेड्डी साहब। यानी कॉकरोच जनता पार्टी हो, या जेनजी हो, या युवा लोग हो, वो रास्ते पर उतरकर सरकार का विरोध करे, आंदोलन करे, और उससे आंदोलन से अगर सरकार गिर जाती है तो सत्ता में हम अपने आप आ जाएंगे। हमको मेहनत नहीं करनी। विपक्ष की पॉलिसी आप समझो, वो पॉलिसी बब्बन खान के उस ड्रामा में मुझे दिखाई देती है कि दूसरा कोई हमारे लिए मेहनत करे और कुर्सी मिल जाएगी तो हम कुर्सी पर बैठेंगे, और हमारे कुर्सी पर बैठने के लिए और कोई मेहनत करे, युवा मेहनत करे, युवा आंदोलन करे, कॉकरोच पार्टी आंदोलन करे, या जेनजी आंदोलन करे, लोग इन पर भरोसा करेंगे। जैसे वो दूध वाला बोलता है, तुम पर कौन भरोसा करेगा? ये भूलो मत, दूध वाला जो है, वो दूध वाला दूध देता है, मतलब जनता कुर्सी देती है। वो जनता आज के विपक्ष की तरफ मुड़कर देख रही है और बोल रही है, तुम पर भरोसा कौन करेगा? क्योंकि ये बोल रहे हैं जनता को, क्या हमें कुर्सी दोगे, क्या हमें सत्ता दोगे? तो दूध वाला यानी आम जनता पूछ रही है, तुम पर भरोसा कौन करेगा? तो ये विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, हम पर भरोसा मत करो, कॉकरोच जनता पार्टी पर विश्वास करो, जेनजी पर विश्वास करो, मीडिया वालों पर विश्वास करो। उनको ये सरकार नापसंद है, इसलिए ये सरकार गिराने की कोशिश करो, मोदी को हराने की कोशिश बाकी हर कोई करेगा, विपक्ष नहीं करेगा। और मोदी हार जाता है तो सत्ता में हम बैठेंगे। अरे दूध वाले पहलवान, कल आ रहे हो ना दूध देने? दोस्तों, एक मिनट सोचो कि आप दूध वाले हो, आप सोचो आप दूध वाले हो,
तो आप ऐसे विपक्ष को क्या जवाब दोगे, ये सोचो। फिर आपको पता चलेगा कि जो हेडिंग मैंने दिया है, कम से कम हम पर नहीं, रेड्डी साहब पर तो भरोसा करो। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पत्तियों को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।